एवरीवन, वेलकम टू रैंकर्स फाउंडेशन। क्लास 10 के इलेक्ट्रिसिटी में आज हम अंतिम लेक्चर लेने वाले हैं, अंतिम बातें करने वाले हैं, क्योंकि हमारा चैप्टर लगभग ख़त्म हो गया है। हमने अपने सिलेबस के एक एक शब्द को अच्छे से समझा है और उसके कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को भी देखा है और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी करे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए हैं। कोई बात हमसे छूटी नहीं है, अगर छूटी होगी तो हम डाउट क्लास में या आगे उसे कवर कर लेंगे और उम्मीद है आप क्वेश्चंस बना रहे होंगे। बहुत जल्द नेक्स्ट टॉपिक शुरू होगा या इसके और डिटेल्स में हम जाएंगे जब लाइव क्लास में मिलेंगे। तो फिजिक्स के लाइव क्लास में हम थोड़ा और डिटेल में जाएंगे इलेक्ट्रिसिटी के, अगर आपकी इच्छा होगी तो आज चलिए हम जो पिछले क्लास में पढ़ रहे थे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसको आगे बढ़ाते हैं, उसको आगे ले चलते हैं और उसमें आज हम बिजली बिल कैलकुलेट करना सीखेंगे कि बिजली बिल कैसे आता है, जो लोग बनाते हैं बिजली बिल वो कैसे बनाते हैं और क्या क्या चीज़ों का वो इस्तेमाल करते हैं, कौन कौन सा यूनिट्स वो मानते हैं, ये सब आज हम सीखेंगे। और उसके बाद हम शक्ति के कंसेप्ट को सीखेंगे, पावर के कंसेप्ट को। ठीक है, हम जानेंगे कि पावर क्या होता है और उसका इलेक्ट्रिसिटी में क्या यूज़ है, क्या मतलब है। तो आइए टॉपिक को शुरू करते हैं। नाम है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यही पढ़ रहे थे हम लोग कल। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कितने इफेक्ट होते हैं करंट के? करंट के कितने इफेक्ट होते हैं? करंट के होते हैं 3 इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट और हीटिंग इफेक्ट। हम मैग्नेटिक इफेक्ट आगे पढ़ने वाले हैं, केमिकल इफेक्ट हमने पीछे पढ़ा था और आज हम लोग पिछले क्लास से, आज नहीं पिछले क्लास से हम लोग पढ़ रहे हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आज हीटिंग इफेक्ट में चलिए आगे की बातें करते हैं। पिछले क्लास में एक क्वेश्चन भी उठा था, उसका जवाब अभी तक एक दो लोगों ने दिया है, तो वो लगभग क्लोज टू करेक्ट है। हम डाउट क्लास में उसका असली जवाब देखेंगे जब हम इलेक्ट्रिसिटी का डाउट क्लास ले रहे होंगे, जो कि मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट मंडे को हो जाएगा, है ना, अगले दिन हो जाएगा जब भी होगा। तो इसमें हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में अब हमने जो बात करी थी पहले हम वो देख लेते हैं। हमने देखा था कि आखिर हीट इफेक्ट आता कैसे है। तो जो चार्जेस मूव करते हैं वो आपस में टकराते हैं, उनके बीच फ्रिक्शन होता है और उससे हीट जनरेट होता है। और ऐसा नहीं कि चार्जेस के मूव करने या टकराने से या रगड़ खाने से या फ्रिक्शन होने से हाँ केवल हीट जनरेट हो रहा है। हम अगर अपनी हाथों को भी रगड़ देना तो हीट जनरेट हो जाता है। तो हीट जनरेट यहाँ केवल नहीं हो रहा है, हीट जनरेट सारी जगह हो रहा है। हीट जनरेट होता ही है, हीट जनरेट होना नेचर है, फ्रिक्शन का नेचर है कि वो हीट जनरेट करता ही है। तो उसी के चलते यहाँ हीट जनरेट होता है। पर हीट कितना जनरेट होता है? जाहिर सी बात है जितनी एनर्जी हमने दी होगी, जितना एनर्जी उसमें रहा होगा, वही हीट के रूप में चेंज हो सकता है। तो हमने देखा था कि कितना एनर्जी हम देंगे तो V = W/Q हम जानते थे। तो W को लिख दिया था हमने QV, W को लिख दिया था QV, वर्क डन = Q × V लिख दिया था। W = QV लिख दिया था जब हमने, तो इसमें हमने देखा था कि ये वर्क डन है, ये इतना एनर्जी हमारा लगा था चार्ज को लाने में, V वोल्ट में चार्ज को लाने में हमें इतना एनर्जी लगाना पड़ा था, इतना एनर्जी हमारा लगा था। तो भाई उसमें भी तो उतना ही एनर्जी, वर्क कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो हमने जो वर्क करा, हमने जो एनर्जी लगाया वो चार्ज के अंदर स्टोर हो गया और बन गया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। और वही एनर्जी लेकर के तो चार्ज रगड़ खा रहा है, तो वही क्या बन जाएगा? हीट। तो हो जाएगा हीट = Q × V। लेकिन क्योंकि हम अपने घर में, क्योंकि हम अपने इलेक्ट्रिक सर्किट में चार्ज की चिंता नहीं करते हैं, हम करंट की चिंता करते हैं, हम वोल्टेज की चिंता करते हैं, हम समय भी देखते हैं, हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं, पर हम चार्ज की चिंता नहीं करते हैं। तो यहाँ Q बराबर हमने IT रख दिया था, I = Q/T से। तो ये हो गया था VIT, वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो VIT। अब ये V को RI लिख सकते थे, तो ये हो गया था I² RT और फिर हो गया था V² R × T। ये H बराबर, एक अच्छा सा सवाल भी आया था, ठीक है, कि
यहाँ देखिए रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और यहाँ रेजिस्टेंस के हीट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो असली बात क्या है, रेजिस्टेंस अगर बढ़ाएंगे तो हीट बढ़ेगा कि घटेगा, ये असलियत क्या है, इसके पीछे की असलियत क्या है, ये आपको बताना था। तो इसके सवाल आप बताते रहे, एक दो लोगों ने किया था, क्लोज टू करेक्ट था, पर पूरा करेक्ट मैं उसे नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि उसमें सोच की थोड़ी मोड़ी कमी थी। तो आप भी इसके जवाब लिखें, आप भी इसके जवाब मुझे कमेंट्स में बताएं या फिर मैसेज करके बताएं, ठीक है। जो लोग एडमिटेड हैं या जो लोग ग्रुप में हैं एडेड, वो मैसेज करके भी बता सकते हैं। तो ये चीज़ इक्वल टू v²/r/2, ये सारे फॉर्मूले हमने देखे थे। टाइम इंपॉर्टेंट है, v इंपॉर्टेंट है, r इंपॉर्टेंट है, i इंपॉर्टेंट है। H बराबर Q भी हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि चार्ज हमें सर्किट में जल्दी पता नहीं होता। क्या ये बातें हम लोग आज पढ़ी? नहीं, ये हमने पिछले क्लास में ही पढ़ ली थी। हमने इसके पीछे कुछ क्वेश्चंस भी करे थे सर्किट डायग्राम वगैरह दे करके। उम्मीद है जो असाइनमेंट आपको मिला था वो आपने बनाया होगा, तो आपको एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिली होगी। और आप कोशिश करें कि जिस दिन आपको असाइनमेंट मिलता है आप उसी दिन सॉल्व करें, आप उसी दिन उसका चर्चा कर लें, उसी दिन उसकी बातें कर लें, ठीक है, उसी दिन उसको सॉल्व कर लें जितना हो सके, ठीक है। तो H = v²/r/t। अब इसमें जो अगला कहानी है, वैसे तो हम यहाँ से दो कहानी एक साथ शुरू कर सकते हैं, पर चलिए हम पहला कहानी पढ़ते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर, आपने देखा होगा डॉक्टर जयकवाल को पावर, तो वही पावर हम पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक का पावर, इलेक्ट्रिसिटी में पावर क्या होता है, ये हम पढ़ने वाले हैं। तो इलेक्ट्रिक पावर तो हम समझ लेंगे, इलेक्ट्रिसिटी का पावर क्या होता है हम देख लेंगे। हमें तो पहले देख लेना चाहिए कि पावर क्या होता है। ऐसे तो 9th क्लास में पढ़ना था कि पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क यानी हमारे काम करने की जो क्षमता है। हम एक दिन में 10 जूल काम करते हैं और हम एक दिन में 100 जूल काम करते हैं। तो 100 जूल काम करता हम बोलेंगे भाई तुम बहुत शक्तिशाली हो, बहुत पावरफुल हो, और जो 10 करता बोलेंगे तुम आलसी हो, तुम सोए रहते हो, ठीक है। तो पावर का मतलब हो गया कि हमारा जो वर्क करने का कैपेसिटी है, एबिलिटी टू डू वर्क, एबिलिटी टू डू वर्क नहीं, रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है। हमारा काम करने का जो दर है, मतलब हम कितना तेजी से काम करते हैं या कितना धीरे काम करते हैं, इसको अगर हम नापेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, पावर। मतलब पावर का मतलब ये हुआ कि हम काम करने में कितना समय लगाते हैं या कितना कम समय लगाते हैं। कोई अगर मान लीजिए कि एक बड़ा बक्सा रखा हुआ है बहुत भारी, तुरंत उठा दिया, हम बोलेंगे गजब पावरफुल है। और एक आराम से धीरे धीरे धीरे, जरा तुम भी आओ, फिर जरा वो भी आओ, कर करके कर करके अंत में उठाया, तो हम बोलेंगे उतना पावर नहीं है इसमें, शक्ति नहीं है उतना। तो पावर मतलब आप कितना तेजी से काम कर सकते हैं। लेकिन हमें थोड़ी ना यहाँ पावर पढ़ना है, हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो पावर है हमें वो पढ़ना है। तो वो क्या होता है, वो ये होता है कि कितना तेजी से, देखिए कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस हम ले आए, मान लीजिए हम एक बल्ब ले आए, ठीक है। तो बल्ब हम जब ले आए तो बल्ब से हम क्या चाहेंगे, सरकार तो एनर्जी दे रही है, लो बाय एनर्जी, लो बाय एनर्जी, लो बाय एनर्जी। लेकिन बल्ब से हम ये चाहेंगे, बल्ब का काम करने का तरीका ये है कि बल्ब में ये रहता है एक फिलामेंट जो टंगस्टन का बना हुआ होता है, आप जानते होंगे टंगस्टन, डब्लू से डिनोट करते हैं, टंगस्टन का सिंबल है डब्लू। और ये टंगस्टन से बना हुआ बल्ब है। होता क्या है कि जब इससे करंट गुजरता है तो ये हीटिंग इफेक्ट के चलते हीट हो जाता है, और जब ये हीट होता है तो इसका टंगस्टन का एक्चुअली जो प्रॉपर्टी है कि जब ये हीट हो जाता है, थोड़ा सा हम कोई भी चीज़ को हीट करें तो कुछ, जैसे कि मान लीजिए मैं अपने शर्ट को हीट करूं तो ये जल जाएगा, ऐसा नहीं कि ये ग्लो करेगा बहुत ज़्यादा। लेकिन टंगस्टन का एक खासियत है कि बहुत ज़्यादा ग्लो करता है, ठीक है। मैं बस हीट करूँ, मैं जलाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आग लगाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बस इसे हीट करूँगा तो ये काला होकर के जल सकता है, या बहुत ज़्यादा इसके लाल लाल कुछ निकल सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ग्लो करने लगता है, उसका प्रॉपर्टी कुछ खास ग्लो होता है। तो बहुत कम टेम्परेचर पे ऐसा होता है, ठीक है। तो ये ग्लो करेगा तो ये हीटिंग इफेक्ट पे काम कर रहा है, हीट कर रहा है। तो हम इससे क्या उम्मीद करेंगे, हम कोई बल्ब लाए हैं खरीद के, तो हम उससे ये उम्मीद करेंगे कि वो सरकार जो एनर्जी दे रही है उसको हीट में चेंज करे। हम इलेक्ट्रिक पावर वाले इंस्ट्रूमेंट से या इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट से हम ये उम्मीद करेंगे कि सरकार बाबू आपको जो एनर्जी दे रही है आप उसको हीट में कन्वर्ट करिए। एनर्जी तो आपको मिल ही रहा है पर आप उसको हीट में कन्वर्ट करिए, हम उसी को इलेक्ट्रिक पावर कहेंगे। मतलब इलेक्ट्रिक पावर का मतलब ये है कि कोई भी इलेक्ट्रिकल एप्लायंस, कोई भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट
कितना जल्दी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, किसी एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है, उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल पावर। मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी सरकार देगी, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट का काम है कि आप उसको हीट एनर्जी में कन्वर्ट करिए। किसी का काम होगा कि लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करिए, किसी का काम कुछ होगा, किसी का काम कुछ होगा। तो वो जो कन्वर्ट करने का क्षमता है, वो जो एनर्जी को चेंज करने का क्षमता है, उसको हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी इलेक्ट्रिकल पावर, यानी कि रेट ऑफ कन्वर्टिंग हीट, रेट ऑफ कन्वर्टिंग हीट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर। कोई भी एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करना ही क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिकल पावर कहलाएगा। अब सोचिए कैसे मिलता था हमें, तो याद करिए पावर का फॉर्मूला जो हम 9 में पढ़ते थे, पावर होता था वर्क डन बाय टाइम। ये कैसे हो गया? पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम क्यों? वर्क डन इनटू टाइम क्यों नहीं? या टाइम बाय वर्क डन क्यों नहीं? तो सोचिए किसी को आपने दिया कि 10 सेकंड का समय देता हूं, 10 सेकंड का काम करो, जो करना है करो, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि झाड़ू लगा दो, ठीक है, 10 सेकंड का समय दिया। एक ने पूरा घर ही झाड़ू लगा दिया और एक ने क्या किया, आराम से धीरे 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 कर रहा है, ठीक है, वो अभी एक कोना भी नहीं मार पाया है। तो हम बोलेंगे जिसने 10 सेकंड में पूरा झाड़ू लगा दिया, ठीक है, वो ज़्यादा पावरफुल है, वो तुरंत कर देता है काम। और जो 10 सेकंड में बस धीरे 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 झाड़ू ही उठा पाया था, वो उसको हम बोलेंगे कि कम पावरफुल है। मतलब कोई वर्क अगर ज़्यादा करे तो ज़्यादा पावर, कम वर्क करे कम पावर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसलिए ऊपर आ गया। हम किसी को बोल दें कि जाओ भाई रूम में झाड़ू लगाना है, एक आदमी गया, झाड़ू उठाया, 5 मिनट के अंदर एकदम आ रहा है भाई हो गया, बोलेंगे अरे इतना जल्दी। और दूसरे आदमी को दिया, आराम से धीरे 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 झाड़ू ही उठा रहा है। अभी हम आए 1 घंटा बाद, नहा धो के खा के तो देखे कि झाड़ू ही उठाया अभी, तो फिर उसका धीरे 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 अपना काम कर रहा है। तो उस जो समय कम लिया, हमने काम सेम दिया दोनों को, लेकिन जो समय कम लिया वो ज़्यादा पावरफुल है, और जो समय ज़्यादा लेगा वो कम पावरफुल है। यानी ये तो इन्वर्सली जा रहा है ना, इसलिए टाइम को कहाँ आना पड़ा? नीचे। तो पावर इज इक्वल टू हो जाता है वर्क डन बाय टाइम। और वर्क डन बाय टाइम को ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा जूल और ये हो जाएगा सेकेंड। तो जूल पर सेकेंड आ जाता है, जूल पर सेकेंड, और इसको कहा जाता है वाट। 1 वाट, वाट यूनिट है इसका, जेम्स वाट के नाम पे, ठीक है। 1 वाट, 1 वाट का मतलब है कि अगर आप 1 सेकंड में 1 जूल काम कर सकते हैं, 1 सेकंड में 1 जूल काम कर सकते हैं, तो हम उसको कहेंगे 1 वाट। अगर कोई आदमी 1 सेकंड में 1 जूल काम कर सकता है तो हम उसको बोलेंगे 1 वाट। अब आप याद करिए, हम जो बल्ब लाते हैं पीला वाला बाजार से खरीद के, वो क्या होता है? 100 वाट का। क्या मतलब है 100 वाट का? 100 वाट का मतलब ये है कि 100 जूल पर सेकेंड। यानी वो बल्ब, वो पीला वाला बल्ब जो हम बाजार से खरीद के लाते हैं, वो 1 सेकेंड में 100 जूल एनर्जी खपत करता है, 100 जूल एनर्जी को चेंज कर देता है, 100 जूल को 1 सेकंड में। हम ऐसे करेंगे वो 100 जूल खत्म कर देगा, हम ऐसे करेंगे 100 जूल खत्म कर देगा, एक हम ऐसे नहीं भी करेंगे तो भी खत्म कर देगा, क्योंकि समय तो बीत रहा है। 1 सेकंड में 100 जूल एनर्जी। और हम जो अब एलईडी बल्ब लाते हैं 9 वाट, 10 वाट, 11 वाट, तो मान लीजिए 9 वाट का बल्ब लाए तो 9 जूल पर सेकेंड, तो 1 सेकंड में सिर्फ 9 जूल, और रोशनी हमें उतनी ही मिलती है। इसलिए कहा जाता है कि एलईडी यूज़ करिए, इलेक्ट्रिसिटी बचाइए, एनर्जी कंजर्व्ड इज द एनर्जी प्रोड्यूस्ड, है कि नहीं। तो 9 जूल पर सेकेंड, 100 जूल पर सेकेंड। मतलब हम हीटर अगर ले आए 2000 वाट का, सोचिए क्या कर दिया, क्रांतिकारी है। 2000 वाट का अगर हम हीटर ले आए, मतलब 1 सेकंड में 2000 जूल। हम ऐसे करेंगे 2000 जूल ये खा जाएगा, और सरकार हमसे उसी का बिल लेती है। 2000 जूल 1 सेकंड में ये खपत कर देगा, ये जो हमारा हीटर है 2000 वाट का। मतलब इलेक्ट्रिकल पावर का मतलब ये है कि कितना तेजी से वो हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, या कितना तेजी से वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। तो पावर में देखिए, पावर का फॉर्मूला ये सब तो हम ले आएंगे, बहुत आसान है पावर का फॉर्मूला लाना। अगर हमें हीट का फॉर्मूला याद है तो पावर का फॉर्मूला भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको पावर का कंसेप्ट समझ में आया कि पावर का कंसेप्ट क्या है, ठीक है।
तो जूल वगैरह, तो 100 वाट का बल्ब अगर हम जला दें, सोचिए 100 जूल तो 1 सेकंड में, हम दिन भर जला के छोड़ देते हैं। कभी कभी तो कोई स्विच ही नहीं लगवाता। मैं गांव वगैरह में लोग क्या करते हैं कि स्विच ही नहीं लगाते, स्विच आता है 10 रुपये का, 10 रुपया कौन बर्बाद करेगा, तो स्विच लगाते ही नहीं है। मतलब वो बल्ब लगेगा और वो जलते रहेगा, चाहे दिन हो रात हो, जरूरत हो ना हो, बाहर में एक बल्ब लगा रहेगा और वो जलते रहेगा हमेशा, वो दिन में भी जलते रहेगा, क्योंकि स्विच तो बहुत महंगा आता है, ठीक है। तो सोचिए वो कितना दिन भर में कितना एनर्जी कंज्यूम करता है, और उसी का सरकार हमसे पैसा लेती है, ठीक है। तो सरकार पैसा अगर जूल के हिसाब से लेगी तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि एक बल्ब ही दिन भर में कितना एनर्जी कंज्यूम कर जाएगा। एक पंखा जो हीटर जिनके घर में यूज़ होता है, तो हीटर 2000 वाट का आता है, 1500 वाट का आता है, 1000 वाट का आता है। तो सोचिए दिन भर अगर हम हीटर जलाएं या 6-7 घंटे भी जलाएं, और सरकार बोल रही है कि आपने इतना जूल कंज्यूम किया, तो भाई हम जीरो पढ़ते पढ़ते परेशान हो जाएंगे, इतना ज़्यादा जीरो होगा। तो सरकार ने बिजली बिल बनाने के लिए अलग व्यवस्था कर रखा है, वो हम देखेंगे, वो हम इलेक्ट्रिसिटी बिल के अलग सेगमेंट में ही देखेंगे। तो पहले पावर की बातें कर लेते हैं। चलिए अब फॉर्मूला की बातें कर लेते हैं। पावर होता है वर्क डन बाय टाइम, पर इलेक्ट्रिकल पावर, क्योंकि हीट एनर्जी को चेंज करना है तो हम इलेक्ट्रिकल पावर को लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर को लिख सकते हैं P = H/T, हीट प्रोड्यूस्ड बाय टाइम टेकन, क्योंकि वो जो वर्क होता था एनर्जी में, वही तो यहाँ हीट प्रोड्यूस हो रहा है, वही तो हीट में चेंज हो रहा है। तो जाहिर सी बात है पावर को लिख सकते हैं हीट प्रोड्यूस्ड बाय टाइम टेकन। यानी हीट के हम जो जो फॉर्मूले लाए हैं, हीट के फॉर्मूले जो हमने पढ़ रखे हैं, उनको अगर हम टाइम से डिवाइड कर दें तो हमें पावर मिल जाएगा। तो हीट के तो यही सब नन्हे मुन्ने फॉर्मूले पढ़े हैं ना हमने, तो इनको टाइम से डिवाइड कर देते हैं, तो टाइम उड़ा दीजिए, तो बनेगा पावर का फॉर्मूला सबसे पहले Q/V/T, तो Q/T I हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये तो कोई काम का नहीं है, Q/V/T। एक और हो जाएगा, देखिए यहाँ से T से डिवाइड करेंगे तो T गायब हो जाएगा, तो हो जाएगा VI, यहाँ से T गायब हो जाएगा I²R, और यहाँ से गायब हो जाएगा, बोलेगा V²/R। तो जो सवाल हम किया करते थे, जो सवाल हम बनाया करते थे, मान लीजिए यहाँ हमने जैसे ये सवाल ले लिया, ठीक है, ये 3 ओम है, ये 6 ओम है, फेवरेट हमारा क्वेश्चन है ना, और ये मान लीजिए कि 10 वोल्ट बैटरी है, बोलेगा फाइंड द पावर कंज्यूम्ड बाय द 3 ओम रेजिस्टेंस, फाइंड द पावर कंज्यूम्ड बाय द 3 ओम रेजिस्टेंस। यानी पिछले क्वेश्चन में हमें टाइम दिया रहता था, टाइम से हमें मल्टीप्लाई करना रहता था, इस बार हमें टाइम नहीं दिया रहेगा, क्योंकि टाइम से मल्टीप्लाई ही नहीं करना, या तो VI कर देंगे, या I² कर देंगे, या V²/R कर देंगे, तो हमें इसका या इसका पावर कंज्यूम मिल जाएगा। तो क्या ये क्वेश्चन बनने लायक है? क्या हमने जो पुराने क्वेश्चन करे थे उसी का ये एक्सटेंशन नहीं है? बस उसमें हमें टाइम से मल्टीप्लाई करना पड़ता था, क्योंकि हीट की बातें हो रही थी। इसमें हमें टाइम से मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसमें हमें बस टाइम अगर दिया हुआ है तो भी कोई मतलब नहीं है, टाइम नहीं दिया हुआ है तो भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि टाइम से हमें कोई लेना देना ही नहीं है। वो पावर की बात है, उसकी क्षमता की बात है। हाँ, क्षमता का हम ज़्यादा देर तक उपयोग करेंगे तो ज़्यादा एनर्जी यूज़ होगा, क्षमता का कम देर तक उपयोग करेंगे तो कम एनर्जी यूज़ होगा। तो जाहिर सी बात है T से अपना मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर को, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस हम बनाया करते थे, बिल्कुल उसी तरह से क्वेश्चंस अभी बनेंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन फिर भी कर लेते हैं हम अपनी मन की शांति के लिए, इन्हीं सब फॉर्मूलों का इस्तेमाल करके। तो आइए अब हम एक क्वेश्चन करते हैं पावर से रिलेटेड। क्वेश्चन हमारा इस तरह है कि मान लीजिए एक रेजिस्टेंस है, जिसका रेजिस्टेंस है मान लीजिए 4 ओम, एक दूसरा रेजिस्टेंस है जिसका मान लीजिए 6 ओम, और इसके दूसरा रेजिस्टेंस है जिसका रेजिस्टेंस है मान लीजिए 12 ओम। इसको कनेक्ट कर दिया हमने, एक और रेजिस्टेंस है और इधर भी एक और रेजिस्टेंस है, ये मान लीजिए है 4 ओम और ये मान लीजिए है 4 ओम, और इसे हमने बन लगा दिया एक बैटरी से जो कि है मान लीजिए 40 वोल्ट का, ये हमने लगा दिया। बोला जितना भी रेजिस्टेंस है सबके क्रॉस पावर निकालिए, सबके क्रॉस पावर निकालिए। कभी कभी वर्ड यूज करेगा पावर कंज्यूम्ड, पावर कंज्यूम्ड, तो जाहिर सी बात है ये सब रेजिस्टेंस है, बैटरी जो पावर इन लोग को दे रही है, बैटरी का पावर ये कंज्यूम कर रहा है, तो पावर कंज्यूम तो लगना ही चाहिए, ठीक है, पावर कंज्यूम। तो ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया, तो हमें तो पता है कि ये रेजिस्टेंस इतने सारे हैं पर ये इसके जैसा काम नहीं कर रहा है, तो हमने निकाला 6 और 12 का पहले, तो 6 × 12 / 6 + 12, तो ये 3 बार चल गया, ये 4 बार, यानी इसका इन दोनों का है 4
और 4 का क्या हो जाएगा 2, यानी ये आएगा 2 ओम, और ये देखिए 4/2 यानी ये भी कितना 2 ओम, और ये कुछ इस तरह से है 40 वोल्ट से कनेक्टेड, 40 वोल्ट के एक सेल से कनेक्टेड है, दोनों इक्विवेलेंट है। तो हमने कहा ओहो ये दोनों सब दिखने में अलग अलग लग रहे हैं पर हैं सब सेम। ओहो, तो हमने देखा कि ये दोनों रेजिस्टेंस तो बराबर है, तो 20-20 वोल्ट बढ़ जाएगा, यानी इसके अक्रॉस हो गया 20 वोल्ट और इसके अक्रॉस भी हो गया 20 वोल्ट। ये मिल गया बैटरी, तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस हमें मिल गया। करंट कैलकुलेट करते हैं तो 4 ओम है, तो यहाँ से कितना निकला होगा 10 एम्पियर। 4 ओम है ना टोटल मिला के, 40/4 तो कितना हो गया 10 एम्पियर करंट निकला। ये तो आप कर लेते होंगे V = RI का इस्तेमाल करके। तो 10 एम्पियर करंट यहाँ से निकला। ये 10 एम्पियर ना यहाँ के खड़ा होगा कंफ्यूज, कैसे बटें कैसे बटें कैसे बटें, क्या करें। तो बड़ी तरीका है बांटने का, बड़ी तरीका है निकालने का। देखिए यहाँ के अबाउट अगर मुझे निकालना है, यहाँ के अबाउट मुझे करंट चाहिए, तो एक तरीका तो मैंने बताया था आपको रेशियो वाला, पर रेशियो वाले तरीके 1-2 लोगों ने कमेंट किया कि थोड़ा दिक्कत आ रहा है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको एकदम सीधा सा पार्ट, जो मैंने ओम्स लॉ भी हालांकि बताया था आपको, पर कोई नहीं ओम्स लॉ से ही लगा लीजिए। तो वोल्टेज हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो 20 = R, यहाँ का कितना है 4 × I, तो 20/4 कितना हो गया 5 एम्पियर, यानी यहाँ कितना चला जाएगा 5 एम्पियर। यहाँ कितना जाएगा तो 20/6, क्योंकि वोल्टेज तो 20 मिल रहा है ना, 20/6 यानी 10/3, तो यहाँ कितना चला जाएगा 10/3, और यहाँ कितना चला जाएगा 20/12, तो 4 से जाएगा 5 बार, 4 से जाएगा 3 बार, यहाँ जाएगा 5/3, तो वहाँ हो जाएगा 5 एम्पियर, इधर जाएगा 10/3 दूसरे में, हर एक में जाएगा 5/3 एम्पियर। बड़ी आराम से ये ओम्स लॉ से भी कैलकुलेट हो जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम रेशियो से ही कैलकुलेट करें, है कि नहीं। रेशियो दिमाग में हो जाता है, दिमाग में चल जाता है, ये बातें भी दिमाग में लगाई जा सकती हैं, और आपको दोनों में से कोई भी आसान लग सकता है। जो आसान लगे उधर फॉलो कर जाना है, जिधर ढलान मिले उधर ढल जाना है, कोई दिक्कत नहीं है, पानी की तरह रहना, बहते रहना है। तो देखिए ये हो गया हमारा करंट। अब इसमें निकालते हैं, ये तो यहाँ से सब जमा हुए, फिर 10 एम्पियर, यहाँ करंट को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि दोनों तरफ बराबर है, आधे उधर और आधे इधर, तो ये हो जाएगा इधर 5 एम्पियर और इधर भी हो जाएगा 5 एम्पियर। ऐसे कुछ हो जाएगा, बड़ी आसान। ठीक है, ये तो हो गया, ये तो बन गया सारा। अब इसके अक्रॉस पावर जब निकालना है तो सोचिए हम क्या करेंगे, इसके अक्रॉस पावर निकालेंगे। बड़ी सारा फॉर्मूला हमारे पास पावर का, क्या क्या फॉर्मूला है, तो पावर = होता है VI, ये भी होता है। पावर = होता है I²R, ये भी होता है। पावर = होता है V²/R, ये भी होता है। तो हम पावर का यहाँ कौन सा फॉर्मूला पढ़ें, तो हमें क्या है ऐसा जो इस रेजिस्टेंस में पता नहीं है। हमने एक एक चीज़ पता कर रखा है, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, करंट सब पता कर रखा है, तो हम इसमें से कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं और आंसर ला सकते हैं। आंसर लाने का काम बहुत आसान काम आपके ऊपर छोड़ रहा हूं मैं, कि आप इसका आंसर खुद से लाएं, बनाएं और देखें कि कितना आता है, और आंसर लगभग सबके बहुत आसानी से आ जाएंगे, है ना, कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। तो अब चलिए बिजली बिल निकालना सीखते हैं। तो आइए अब बात करते हैं कि बिजली बिल कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और हम सीखेंगे बिजली बिल निकालना। आज से हम अपना बिजली का बिल खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हमसे जो एनर्जी वो हमें देती है, हमसे उसका खर्चा लेती है, और उसने यूनिट्स बनाए, क्योंकि अगर वो जूल में कैलकुलेशन करेगा, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट अगर हमसे जूल के पैसे लेगा तो बहुत सारे जीरोस, बिजली बिल में हमें बस जीरोस भरे हुए मिलेंगे, क्योंकि जूल मैंने बताया आपको 100 वाट के बल्ब है। 100 वाट का बल्ब अगर हम दिन भर भी जला के छोड़ दें तो करोड़ों लाखों करोड़ों जूल हम खा जाएंगे, लाखों करोड़ों। और सोचिए महीने का बिल एक बार आता है, सिर्फ मैं 100 वाट के बल्ब की बात कर रहा हूँ। घर में अगर 10 LED लगे हुए हैं तो 100 वाट तो हो गया, ठीक है। तो बहुत इलेक्ट्रिसिटी बिल हमारा जो होगा एकदम कॉम्प्लेक्स होगा, ढेर सारे जीरोस होंगे। तो उन्होंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। कैसे सॉल्व किया, चलिए मैं आपको जो फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा है उसमें थोड़ा सा घूमते हैं, देखते हैं। तो देखिए क्या हुआ, पावर क्या हुआ इलेक्ट्रिसिटी में, हीट बाई टाइम, P = H/T। हीट बाई टाइम को हम क्या लिख सकते हैं, पावर लिख सकते हैं। तो सोचिए पावर इनटू टाइम अगर हम लिख दें तो हमें हीट मिल जाएगा कि नहीं। यानी पावर का कोई यूनिट लाएं, टाइम का कोई यूनिट लाएं
और उसको मल्टीप्लाई कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा, हीट का यूनिट मिल जाएगा। पावर का कोई यूनिट लाएं, टाइम का कोई यूनिट लाएं और उसको मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें हीट का यूनिट मिल जाएगा। और इसी हीट के तो खर्चे भर रहे हैं हम, इसी हीट का तो बिल पे कर रहे हैं, यानी पावर को टाइम से मल्टीप्लाई करके हम हीट का यूनिट ला सकते हैं। और ये बात बिजली बिल वालों को पता चल गई। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये किया कि देखा कि भाई अगर मैं वाट में लिखूंगा तो वाट और जूल एक ही जैसा है, मैं टाइम को अगर सेकंड में लिखूंगा तो सेकंड तो यूं 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 बीतते रहता है। तो उन्होंने पावर इंटू टाइम तो उन्हें बनाना था, ठीक है, पावर और टाइम तो बनाना था, पर अगर वो वाट में लिखेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। वाट क्या है, 1 जूल पर सेकेंड। अगर वो टाइम को सेकेंड में लिखेंगे तो इससे जूल मिलेगा, लेकिन ये कोई काम का यूनिट नहीं, ये बहुत छोटा यूनिट है। इसका कई करोड़ गुना, कई अरब गुना तो महीना में खा जाते हैं बिजली के रूप में, जाहिर सी बात है। तो उन्होंने किया कि पावर के यूनिट को थोड़ा भारी भरकम कर देते हैं, उन्होंने बना दिया किलोवाट, 1000 वाट। और टाइम के यूनिट को भी भारी भरकम बना दिया, यहां ले लिया आवर। तो देखिए ये पावर का यूनिट है, ये टाइम का यूनिट है। पावर और टाइम मल्टीप्लाई होकर हमें क्या देता है, हीट। तो पावर और टाइम मल्टीप्लाई करके होकर हमें क्या देगा, हीट देगा। हमें हीट देगा, पर क्या ये यही यूनिट है, नहीं, ये अलग यूनिट है। और इस यूनिट का नाम होता है बोटू। इस यूनिट का नाम क्या होता है, बोटू, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। तो ये इसका नाम होता है और इसी के अनुसार हम बिजली बिल भरते हैं, इसी के अनुसार हम बिजली बिल देते हैं। तो किलोवाट आवर यानी बोटू यूनिट, बोटू यूनिट नहीं कहना है, बोटू कहना है, ठीक है। तो बोटू ये हो गया। अब देखिए बोटू कैसे कैलकुलेट करेंगे, बोटू कैसे काम करेगा। तो हम किलोवाट और आवर को, तो पहले हम देख लेते हैं कि 1 जूल में ये कितना आएगा। ये अगर इसे हम जूल में लिखें तो कितना आएगा। तो जूल में लिखने के लिए किलोवाट को वाट में लिखेंगे तो 1000 वाट, और आवर को सेकेंड में लिखेंगे तो पहले तो 60, ये मिनट में चेंज हुआ, इंटू 60, अब हो गया सेकेंड में। तो ये देखिए वाट और सेकेंड, जूल बन गया, ये जूल हो गया। 6 इंटू 6 36, 2 जीरो यहाँ से आएगा और 3 जीरो यहाँ से आएगा। इतना जूल भाई साहब, इतना जूल जब होगा तब जाके होगा कि 1 यूनिट, यानी हमसे इतना जूल जब हम खर्च करते हैं, हमसे इतना जूल का जो 2 रुपया, 2.5 रुपया, 5 रुपया, 7 रुपया चार्ज करती है गवर्नमेंट, वो हमसे इतने जूल का करती है। पर ये जूल हम बहुत ज़्यादा समय नहीं लगाते इतना खर्च करने में, हम चुटकियों में ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। हम अगर एक हीटर, नॉर्मल सा हीटर ले आएँ, 1 घंटे तक जला दें तो हम इतना खा जाते हैं 1 घंटे में हीटर में। और 2000 वाट का हम ले आएँ तो इसका दुगना खा जाते हैं हम, ठीक है। इसे ज़रा लिखते हैं, देखते हैं लाख में, करोड़ में बोलने पे ये ज़रा कैसा लगता है। तो जानते हैं आप, सिंगल, टेंस, हंड्रेड्स है ना। तो ये अगर हम ऐसे देखें तो ये लगभग कितना है, 36 लाख, 36 लाख जूल, तब जाके 1 बोटू बनता है। यानी 36 लाख जूल हम खपत कर जाएंगे तो बोर्ड हमसे, जो बिजली बिल वाला डिपार्टमेंट है, जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, वो हमसे 2 रुपया, 7 रुपया, जो भी एरिया में फिक्स रहता है उसका हमसे वो खर्चा लेगी। तो इसको लिख लेते हैं साइंटिफिक नोटेशन में, तो होगा 3.6246 इंटू 10 का पावर 6 जूल। यानी 1 बोटू 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 का पावर 6 जूल। और ये कभी भी पूछा जा सकता है, तो आप इसको थोड़ा ध्यान में रखें, थोड़ा दिमाग में रखें, थोड़ा याद रखें। हाँ, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 का पावर 6 जूल। और यही वो यूनिट है जिसका पैसा बिजली बिल के रूप में हम देते हैं इस यूनिट में, और इतने को 1 यूनिट बोलते हैं जूल में, और हमने बोटू यूनिट में, बोटू में चेंज कर लिया, ठीक है। तो हमने देखा बोटू यूनिट के बारे में। बोटू मतलब किलोवाट आवर। जब हम पावर को किलोवाट में लिख लेंगे, टाइम को आवर में लिख लेंगे, तो वो यूनिट बोटू कहलाएगा। और ये बोटू का डेफिनेशन भी है और हमारे लिए इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि इसी का इस्तेमाल करके हम सारे तरह के न्यूमेरिकल बनाने वाले हैं। तो मान लीजिए गरीब घर है, उस गरीब घर में मान लीजिए 10 100 वाट के बल्ब हैं, 10 100 वाट के बल्ब जलते हैं, ठीक
ठीक है। मान लीजिए 100 वाट का बल्ब यूज कर रहा है क्योंकि वही सस्ता आता है, उसके पास इतने पैसे नहीं है कि 9 वाट का बल्ब खरीद ले, ठीक है, या 7 वाट 6 वाट का बल्ब खरीद ले, नहीं इतने पैसे नहीं है, गरीब घर है। मान लीजिए उसके घर में 5 50 वाट के पंखे चलते हैं, ठीक है, इसे भी चलिए 200 कर देते हैं, ठीक है, 200 वाट का पंखा शायद थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, पर 200 वाट के फैंस चल रहे हैं। मान लीजिए 5 200 वाट के फैंस चल रहे हैं, ठीक है, गरीब घर है, बहुत सस्ता वाला पंखा जो है वो खरीद रखा है उन्होंने, ठीक है। फिर मान लीजिए 2000 वाट के हीटर्स चल रहे हैं, ठीक है, 2000 वाट के हीटर्स चल रहे हैं, ठीक है, ये उनके घर में चल रहा है। मान लीजिए कि उनके घर में, चलिए इतना ही करते हैं, ठीक है, टाइम पास कर सकते हैं इसमें बहुत लंबा चौड़ा। तो उसका पूछा गया हमसे कि जून, अभी जून चल रहा है, चलिए जून में कैलकुलेट करते हैं, जून के महीने में उसका जो बिजली बिल आएगा वो कितना आएगा, जून के महीने में उसका जो बिजली बिल आएगा वो कितना आएगा, और जो बल्ब वो यूज कर रहा है वो लगभग 10 आवर्स यूज कर रहा है, या 20 कर देते हैं, 20 आवर्स यूज कर रहा है। फैन जो है वो 10 आवर्स यूज कर रहा है, और जो हीटर्स है वो 2 आवर्स तक यूज कर रहा है, ऐसा मान लीजिए, ठीक है। 100 वाट के बल्ब्स 20 आवर्स तक यूज कर रहा है, 5 200 वाट का फैन 10 आवर्स तक यूज कर रहा है, और 2000 वाट का हीटर 2 घंटे तक यूज कर रहा है। तो हमें निकालना है कि जून में जो उसका बिजली बिल आएगा वो कितना आएगा, इस गरीब घर का जो जून महीने में बिजली बिल आएगा, ठीक है, वो कितना आएगा, ये निकालना है। तो हमने कहा कि बिजली बिल निकालने का तो एक ही तरीका है, किलोवाट आवर, और किलोवाट आवर का मतलब है कि हमें पावर को किलोवाट में लिखना है, और टाइम जो भी आ रहा है वो आवर में लिखना है। मिनट में अगर दिया भी रहे तो हमें आवर में चेंज कर लेना है, सेकंड में दिया रहे तो भी आवर में चेंज कर लेना है, हमें टाइम कुछ में भी दिया रहे, ईयर में भी दिया रहे तो भी हमें आवर में चेंज कर लेना है, ठीक है। तो हम ऐसा सोच के, ऐसा जान के, चलिए इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते हैं। आप भी ट्राई कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, और नहीं तो चलिए हम इसे बनाते हैं, देख लीजिए कि कैसे होता है, बहुत आसान तरीके हैं इसके। तो 100 वाट के बल्ब, मतलब ये टोटल कितना हो गया, 100 इंटू 10, लेकिन ये वाट में आया ना, हमें किलोवाट में चाहिए, तो हम 1000 से क्या कर देंगे, डिवाइड भी कर देंगे। ये आया 100 वाट का बल्ब 10, यानी 1000 वाट हो गया, और वो वाट में आया, हमें किलोवाट में चाहिए, तो 1000 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, इनटू टाइम 20 आवर। तो ये देखिए ये हो गया किलोवाट में, ये हो गया आवर, तो बोटू तो हो गया, तो देखिए अभी जो जा रहा है जाने दीजिए, तो ये हो गया 20 यूनिट्स, यानी यहाँ पे कितना उठ गया, 20 यूनिट्स। बिजली बिल का जो रेट है इस गरीब घर के लिए वो मान लीजिए 5 रुपीज़ पर यूनिट है, 5 रुपीज़ पर यूनिट मान लीजिए, ठीक है, 5 रुपीज़ पर यूनिट। ये 7 रहता है, 10 रहता है, 12 15 20 जो भी रहता है, लेकिन 5 रुपये यूनिट हम मान रहे हैं, ठीक है। अब 200 वाट के 5, तो 5 इंटू 200 बाई 1000, ये बाई 1000 हम क्यों कर रहे हैं, बाई 1000 कर रहे हैं ताकि हम उसको किस चीज़ में चेंज कर दें, किलोवाट में। आई इंटू 10 आवर्स, तो सोचिए ये 0 से ये 3 0 चले जाएंगे, तो 5 इंटू 2 कितना, 10 यूनिट्स, 10 यूनिट्स उठ गया, यानी पंखे में वो 10 यूनिट जला दे रहे हैं एक दिन का, बल्ब में वो 20 यूनिट जला दे रहे हैं एक दिन का। चलिए 2000 वाट के 2 हीटर, तो 2 इंटू 2000, लेकिन ये वाट में है, क्या हम वाट में लिखते हैं, क्या हम बिजली बिल कैलकुलेट करते वक्त वाट में चलते हैं, नहीं, हम चलते हैं किलो वाट में, तो 1000 से डिवाइड कर दिए, और इनटू टाइम कितना है 2 आवर, तो ये 0 0 जा रहा है, तो ये कितना आ गया 8 यूनिट्स, ये कितना आ गया 8 यूनिट्स। तो टोटल यूनिट हो गया, देखिए कितना 38, मैंने सब सही करा है, कुछ गलती करा होगा तो सुधार लीजिएगा। 38 यूनिट्स, ये इतना आया एक दिन का, पर जून के महीने का निकालना है ना, तो जून के महीने में कितने दिन होते हैं, जून के महीने में होते हैं 30 दिन। तो 38 इंटू 30, और एक यूनिट का दाम कितना है 5। इसे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 5 इंटू 3 15 और 38, तो ये हो गया लगभग 40, 8 और 15, 8 और 15 हो गया 23, 23 और 4 27, और 3 और 2 5, 5
70 और ये हमने एक 0 छोड़ दिया था, इतना 5700 रुपया, 5700 रुपीज़ उसका बिजली बिल आएगा एक महीने का, वो भी जून के महीने में। कभी 31 हो गया तो और बढ़ जाएगा, जाहिर सी बात है। तो इसका टोटल बिजली बिल आया 5700। ऐसे ही आप अपने मन से किसी गरीब घर को इमेजिन करके, जिसके घर में एसी हो, जिसके घर में फ्रिज हो, जिसके घर में ढेर सारा टीवी हो, जिसके घर में रेफ्रिजरेटर हो, जिसके घर में इंडक्शन कुकर हो, जिसके घर में मिक्सर हो, जूसर हो, ग्राइंडर हो, ऐसे किसी गरीब घर को इमेजिन करके ढेर सारा डाटा ले करके आप एक क्वेश्चन अभी ट्राई कीजिए, और उसके बाद हम लोग आगे इसको चलिए कंक्लूड करते हैं, ख़त्म करते हैं। अभी आइए एक आखिरी सवाल करके इस टॉपिक को कंक्लूड करते हैं जो हम काफ़ी दिनों से पढ़ रहे हैं। तो एक एग्जाम में एक बार सवाल पूछा गया कि दो बल्ब हैं, एक बल्ब का रेटिंग है 100 वाट 50 वोल्ट, ये बल्ब 1 है, मान लीजिए ये B1 है, बल्ब 1, और एक दूसरे बल्ब की रेटिंग है 25 वाट 50 वोल्ट, 25 वाट 50 वोल्ट, ये है B2। ये बल्ब B1 है 100 वाट 50 वोल्ट, और ये दूसरा बल्ब है 25 वाट 50 वोल्ट। अच्छा, इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि ये 100 वाट का बल्ब है और 50 वोल्ट पे चलेगा, और इसका मतलब है कि ये 25 वाट का बल्ब है और 50 वोल्ट पे चलेगा। तो इन दोनों को हमने जलाया, ये इसका मतलब निकला, हम समझ गए इसका मतलब कि, और 100 वाट का मतलब क्या? 100 वाट का मतलब है कि 1 सेकंड में 100 जूल एनर्जी ये कंज्यूम करता है, 1 सेकंड में 25 जूल एनर्जी ये कंज्यूम करता है। ठीक है, ये इनके मतलब है। बोला गया इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किया गया, नेट रेजिस्टेंस क्या होगा? इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किया गया, नेट रेजिस्टेंस क्या होगा? तो क्या हमारे पास पावर के फॉर्मूलों की कमी है? हमारे पास पावर के फॉर्मूलों की कोई कमी नहीं है। पर सोचिए यहाँ पे हम किस फॉर्मूले का इस्तेमाल करें? क्या सारों का इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं। हमें पावर पता है, हमें वोल्टेज पता है, और वो हमसे रेजिस्टेंस पूछ रहा है। हमें पावर पता, वोल्टेज पता और रेजिस्टेंस पूछा जा रहा है। तो क्या हम यहाँ से काम चला सकते हैं? क्या हम यहाँ से काम चला सकते हैं? क्या हम यहाँ से काम चला सकते हैं? तो हम यहाँ से काम चला सकते हैं, क्योंकि पावर, वोल्टेज और रेजिस्टेंस में तो यही सब दिख रहा है। तो पावर तो हमें दे रखा है, हमें रेजिस्टेंस चाहिए, तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं R = V²/P। एक अच्छा सवाल कह सकते हैं इसे 10th के लेवल में, लेकिन बहुत अच्छा नहीं, क्योंकि फिर से फॉर्मूला पे बेस्ड है। तो R = V²/P, तो V² यानी 50, यहाँ मैं R1 अगर निकालना चाहूँ तो 50 × 50/P 100, तो आ जाएगा 0 0 कट जाएगा, ये बचेगा 25 ओम। ठीक है, R1 कितना आ जाएगा? 25 ओम। ठीक है, उसी तरह हम R2 निकालते हैं। मान लीजिए R2 निकालेंगे तो वही है V²/P, तो करेंगे 50 × 50। आप वोल्टेज लिख दें, टीचर को अच्छा लगता है और मार्क्स थोड़े बढ़ जाते हैं, तो आप यूनिट वगैरह भी लिख दिया करें। ठीक है, उसे लिखने में कोई ज़्यादा दिक्कत की बात भी नहीं है। और पावर से नीचे डिवाइड करें तो हो गया 25, तो अब ये कितना आएगा? तो ये हो जाएगा 2500/25, तो ये कट जाएगा 100 से, तो ये लगभग आएगा 100 ओम, यानी वो आ गया 25 ओम, ये आ गया 100 ओम। ठीक है, 25 ओम और 100 ओम। ठीक है, ये हो गया हमारा R1 और R2 का वैल्यू। लेकिन हमसे क्या पूछा गया? हमसे पूछा गया कि पैरेलल में कनेक्ट करने पे क्या होगा। हमने कहा पैरेलल निकालना है। ओहो, तो हम जानते हैं प्रोडक्ट बाय सम, तो 25 × 100/25 + 100 यानी 125, तो 25 से ये 25 कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, 00 बच जाएगा। ऐसा नहीं है, 25 से ये 5 बार कट जाएगा, 5 से ये कट जाएगा, और ये बचेगा 20 ओम। यानी इसका नेट जो आंसर आएगा, जो एकदम अंतिम अवस्था का जो आंसर आएगा, ठीक है, वो आएगा लगभग 20 ओम। 20 ओम इज द करेक्ट आंसर। और ऐसे क्वेश्चन जब एग्जाम में आ जाते हैं तो बच्चे लोग डर जाते हैं कि अब ये कैसे होगा। तो इसमें क्या है, हमारे पास फॉर्मूला की आज़ादी नहीं थी, हमें एक फॉर्मूले को चुनना था। तो हम लोग को ऐसा दिमाग का सेटिंग करना है कि अगर हमें ढेर सारे फॉर्मूले हमारे पास हों तो हम पता कर सकें
कि कब कौन सा फॉर्मूला हम यूज़ करने वाले हैं या कब कौन सा फॉर्मूला यूज़ होता है या करना चाहिए। और ऐसा कैसे होगा? ऐसा होगा अपने दिमाग पे थोड़ा सा जोर देने से, दिमाग पे हल्का फुल्का जोर लगाने से ऐसा आसानी से संभव होगा कि हम अपने दिमाग पे जोर दें, हम थोड़ा सा कोशिश करें कि ये कैसे हो रहा है, कैसे कर लेते हैं लोग और कैसे कर दिया जाता है, तो ये ऐसा करें। क्योंकि ये क्वेश्चन अगर मैं आपको असाइनमेंट के रूप में देता तो बहुत सारे लोग डाउट में पूछते और बहुत सारे लोगों के डाउट ये उठते, पर ये कोई ऐसा डाउट उठने लायक क्वेश्चन नहीं था। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था और ये हमने बड़ी आराम से कैलकुलेट किया 20 ओम। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की चर्चा खत्म होती है। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को फिनिश माना जाना चाहिए। कोई भी चैप्टर आप जानते हैं कभी फिनिश नहीं हो सकता। अगर हम पढ़ते तो और पढ़ सकते थे और पढ़ सकते थे और पढ़ सकते थे, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी हम मान के चलते हैं कि 10th के लेवल में, 10th से थोड़ा सा ऊपर के लेवल में हम इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ चुके हैं। इसके क्वेश्चंस जो 10th के लेवल में आपको मिलते हैं, 10th की किताबों में मिलते हैं, चाहे वो फाउंडेशन की किताबें हो, चाहे जो भी किताब आप बनाते हो या हमारे असाइनमेंट से बनाते हो, तो उसको बनाने में आपको अब कोई दिक्कत आने वाला नहीं है। आप उसको बनाने के लिए आज़ाद हैं। लेकिन अगर आप 11-12 की किताबें बना रहे हैं अभी, तो आप उसके लिए भी वेलकम है। और उसके लिए ज़रूरी है कि आप आगे के कोर्सेस भी करें, तो उसके बारे में आप सोचें। आगे आप अगर कुछ पढ़ना चाहते हैं तो आप उसके बारे में सोचें और उसकी पढ़ाई थोड़ी सी पहले शुरू कर दें, क्योंकि इन सब को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कहा जाता है। बोर्ड कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं है। 10th का बोर्ड जो आप देंगे, 12th का बोर्ड जो आप देंगे, वो कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं है। पर जब आप एग्ज़ाम में बैठते हैं, NTSC के, IIT के, डॉक्टर के, नीट के, ये सब एग्ज़ाम में जब आप बैठते हैं, UPSC के एग्ज़ाम्स में जब आप बैठते हैं, तो इन्हें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है। और कॉम्पिटिशन का मतलब होता है लोगों से आगे रहना। तो लोगों से आगे आप कैसे रहेंगे? चीज़ों को पहले ख़त्म करके। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप आगे का पढ़ें, आप आगे की किताबें बना सकते हैं, ठीक है। आगे के चीज़ें आप हमसे पूछ सकते हैं कि कैसे आगे क्या करना है, तो आपको उसके स्टेप्स भी बता दिए जाएंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी में फ़िलहाल 10 क्लास का कोई भी किताब, कोई भी असाइनमेंट, कोई भी क्वेश्चन बनाने के लिए आप तैयार हैं, बशर्ते आपने सारे वीडियोस को अच्छे से देखा है और उनके हर दिन के असाइनमेंट को बनाया है। नहीं बनाया तो उस दिन का वीडियो देख के और फिर उस दिन के असाइनमेंट को बनाएं, ऐसा करें। और बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। अगर कोई बात बचती है, अगर कोई बात आपको परेशान करती है पढ़ाई हुई या क्वेश्चन बनाते वक्त, तो उसको हम डाउट क्लास में बिल्कुल क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी में इतना ही, आज के लिए बस इतना ही, बाकी बातें अगले दिन।